Hey everyone, welcome to my channel Learn CS and Software. This is my first video, and so on this channel we are going to do system design and CS fundamentals. We are going to follow system design interview by Alex Yu. So let's start with this. Uh, Everything starts with a map or blueprint. We have got this PDF and we would try to read and understand what it means to convey us. So सिस्टम डिजाइन एक चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। और इस जर्नी में बहुत सारे रिफाइनमेंट कंटिन्यूअसली लगते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक ही बार में पूरा अच्छे से एक सिस्टम को तैयार कर देते हैं। एंडलेस इम्प्रूवमेंट लगता है। हम एक सिस्टम बनाएंगे जो कि एक सिंगल यूजर को सपोर्ट करेगा और इसे हम धीरे धीरे मिलियंस ऑफ यूजर को सपोर्ट करने तक ले जाएंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें बहुत सारे टेक्निक्स पता चलेंगे जिससे हमारे सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में फायदा हो सकता है। सो नाउ सेकंड पेज। अब देखिए सिंगल सर्वर सेटअप में क्या है कि स- बहुत सारी चीजें एक सिंगल सर्वर पे ही रन हो रही है। तो ये देखिए सिंगल सर्वर का ये सेटअप इलस्ट्रेट किया गया है इस फिगर की मदद से। यहाँ पे यूजर है वो वेब ब्राउजर या मोबाइल पे हो सकता है। और यूजर ने क्या किया है, एक API माई साइट डॉट कॉम रिक्वेस्ट किया है अपने ब्राउजर की मदद से। तो DNS ने उसको IP एड्रेस लौटाया है। अब देखिए ये IP एड्रेस सर्वर में जा करके रिक्वेस्ट को फिर सर्वर वापस एक रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। तो अब इस सेटअप को इन्वेस्टिगेट करते हैं और फ्लो और ट्रैफिक सोर्स को देखते हैं। जो यूजर है उसने API माई साइट पहले लिखा, वो कहाँ गया DNS में। फिर DNS से इसने क्या दिया, ये IP एड्रेस है। IP एड्रेस है ये। और क्या कहते हैं यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया वेब सर्वर पे इस IP एड्रेस को ले करके। अब ये वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट को वापस यूजर को दे रहा है रिजल्ट। ये एक HTML पेज हो सकता है, मोस्टली ये तो जेसन ही होता है। अब देखिए आगे। देखिए यूजर्स एक्सेस वेबसाइट थ्रू डोमिनेंस। हमने जो भी पढ़ा है वही सारा यहाँ से यहाँ तक के लिए एक स्टेप बाय स्टेप में लिखा गया है, ठीक है। यूजर वेबसाइट को डोमेन से एक्सेस करते हैं जैसे कि API माई साइट डॉट कॉम। और DNS क्या है, पेड सर्विस है, थर्ड पार्टीज द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और होस्टेड किया जाता है। हमारे सर्वर द्वारा होस्ट नहीं किया जाता इसे। एक रिकॉर्ड बुक होता है होस्ट फाइल का, ठीक है। उसी में सारा रिकॉर्ड, की वैल्यू, की हो गया इसका IP एड्रेस और वैल्यू हो गया जो हम google.com या समथिंग देते हैं, वो सारे वैल्यूज हो गए। तो IP एड्रेस रिटर्न होता है ब्राउजर या मोबाइल ऐप को। इस एग्जांपल में हमारे ये IP एड्रेस रिटर्न हुआ। अब एक बार IP एड्रेस रिटर्न हो गया तो HTTP रिक्वेस्ट डायरेक्टली वेब ब्राउजर को जाता है। तो फिर वेब ब्राउजर HTML पेजेस और जेसन रिस्पॉन्ड करता है। ये हमारा वेब ब्राउजर फाइनल रिस्पॉन्स देता है। इसी में जैसे पेजेस लोड होते हैं वहां पे हमारा रिक्वेस्ट, जो भी हम कंटेंट खोज रहे होते हैं वहां मिल जाता है। अब ट्रैफिक सोर्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो ट्रैफिक वेब सर्वर से कहाँ से आता है, या तो वेब वेब एप्लीकेशन, या तो यूजर जो होगा लैपटॉप पे बैठा होगा, या फिर वो क्या कहते हैं मोबाइल से रिक्वेस्ट कर रहा होगा। अब वेब एप्लीकेशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन है सर्वर साइड लैंग्वेजेस, जावा पाइथन, इन चीजों से इसे बनाया जाता है।
ये क्या करता है, हैंडल, लॉजिक, स्टोरेज, ये सब करता है। और क्लाइंट साइड में HTML और जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, वेबसाइट कैसा दिखता है उसके लिए। तो मोबाइल एप्लीकेशन में HTTP प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। मेनली तो HTTPS अब हो गया है, क्योंकि HTTPS जो है वो ज्यादा सिक्योर है एज HTTP। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन commonly used API है। रिस्पॉन्स फॉर्मेट विद इन डाटा ड्यू टू सिंप्लिसिटी। एपीआई एक फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच का कम्युनिकेशन देखता है। अब देखिए ये एपीआई रिस्पॉन्स कैसे करेगा। ये किसी भी एपीआई रिस्पॉन्स जो जेसन फॉर्मेट में होगा, इसे ये ब्रैकेट से, कर्ली ब्रेस से बंद कर देंगे, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे ये की लिखेंगे और उसके सामने वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। ये आईडी लिख दिया, फिर ये सेमी कॉलन देना पड़ता है, फिर कॉमा सेपरेट करते हैं लास्ट में। जब लास्ट वाले लिखते हैं वहां पे कॉलम नहीं देते। और ये जो फोन नंबर है ना, ये एक ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये, और ये कॉमा से सेपरेटेड, ये एरे को दिखा रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे डिटेल्स है। एड्रेस, एड्रेस के अंदर भी, जैसे ये एक फॉर्मेट हो गया जेसन का, इसके अंदर भी एक सब जेसन वो दे दिया है, ठीक है। अब देखिए डाटाबेस हम क्या यूज करते हैं। देखिए हमने तो एक सिंगल सर्वर पे बनाया था वेबसाइट अपना। अब देखिए जैसे ही यूजर बढ़ेगा तो एक सर्वर इनफ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रैफिक आएंगे, और मल्टीपल सर्वर्स हमें जरूरत पड़ेगी। वन फॉर वेब ट्रैफिक, मोबाइल ट्रैफिक, अदर फॉर डाटाबेस। और इन चीजों को सेपरेट क्यों करना पड़ेगा, ताकि हम उनको इंडिपेंडेंटली स्केल अप कर सकें। जैसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है मॉड्यूलैरिटी, जितना चीजें जो होती हैं हमारे सिस्टम में, उन सबको अलग अलग कंपोनेंट्स में बांट करके अलग अलग चीजों को स्केल अप करना आसान होता है। अगर वो एक ही जगह कनेक्टेड रहेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, और फिर हमें ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता भी पड़ती है। इसलिए मॉड्युलैरिटी से ही स्केल अप जल्दी होता है। अब देखिए ये यूजर है, यूजर वेब ब्राउजर मोबाइल ऐप पे बैठा है, इसने एपीआई, ये माई साइट डॉट कॉम DNS पे अपना रिक्वेस्ट भेजा, इसने आईपी एड्रेस एक भेजा है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। ये माई साइट डॉट कॉम वेब सर्वर पे गया, तो वेब सर्वर अब एक HTML रिक्वेस्ट को क्या करेगा, रेंडर करेगा। लेकिन वो रिक्वेस्ट कहाँ से लाएगा, वो पेज कहाँ से आएगा, वो डाटाबेस से आएगा, ठीक है। इसने रीड या राइट कुछ अपडेट के लिए यूजर बोला होगा, या तो हम पेज पढ़ना चाहते हैं, या उसमें कुछ लिखना चाहते हैं, या कुछ अपडेट करना चाहते हैं। तो वो डाटा वेब सर्वर के थ्रू फिर वापस यूजर से रिटर्न होता है। अब हमें कौन सा डाटाबेस यूज करना है, ट्रेडिशनल डाटाबेस या नॉन ट्रेडिशनल डाटाबेस, उनके बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। रिलेशनल डाटाबेस को हम RDBMS या ट्रेडिशनल डाटाबेस भी कहते हैं। मोस्ट पॉपुलर है MySQL, ओरेकल डाटाबेस, पोस्टग्रेस, ओरेकल, SQL। रिलेशनल डाटाबेस क्या करती हैं, डाटा को एक टेबल और रोज में रिप्रेजेंट करती है। आपने DBMS सब्जेक्ट में ये पढ़ा होगा। और आप ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं SQL अक्रॉस डिफरेंट टेबल, डाटाबेस टेबल्स के अक्रॉस ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नॉन रिलेशन डाटाबेस नो SQL, इसमें टेबल्स नहीं होती, तो फिर डाटा स्टोर क्यों करते हैं। और देखिए जितने भी टेबुलर फॉर्म में डाटा आता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड रखना है, स्टूडेंट आईडी, नेम, ब्रांच, ग्रेड्स, ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे तो आराम से एक टेबल में आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे नॉन टेबलर में भी रखना होता है, जैसे वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, तो उनके लिए हमें डिफरेंट डाटाबेस, टाइप्स ऑफ डाटाबेस की नीड पड़ती है। और सबका अपना अपना डिफरेंट टाइप होता है कि किस तरह से हम मेथड्स होता है एक्सेस कर सकते हैं। पॉपुलर वन है काउस डीबी, न्यू4j, कैसेंड्रा, HBase,
बेस, अमेजोन डायनेमो डीबी, ये डाटाबेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। की वैल्यू स्टोर, ग्राफ स्टोर, जो डाटा होता है वो ग्राफ के फॉर्म में भी हम स्टोर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ग्राफ में हमने पढ़ा है कि एक स्ट्रक्चर होता है, एक पेरेंट होता है, फिर उसके चाइल्ड होते हैं, फिर उसके चाइल्ड होते हैं, नोड्स होते हैं डिफरेंट। तो उस नोड्स में हम डाटाज को एक्सेस कर सकते हैं एक पेरेंट फाइल बना के। ठीक है। और फिर कॉलम टाइप में भी स्टोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना के भी स्टोर कर सकते हैं। जॉइन ऑपरेशन इन नॉन रिलेशन में सपोर्ट नहीं होता है, मोस्टली टेबल्स में ही होता है, वो आपको पता है। जो प्राइमरी की होती है उसकी मदद से, प्राइमरी या फॉरेन की से। ठीक है। अब देखो, नॉन रिलेशनल डाटाबेस क्यों हमारी चॉइस होनी चाहिए। अगर हमारे सिस्टम में सुपर लो लेटेंसी, यानी कि हमने तुरंत रिक्वेस्ट भेजी डाटाबेस को स्टेटमेंट्स के थ्रू, वो तो खुद सिस्टम स्टेटमेंट लिखता है, आप जो लिखते हो वो सिस्टम कन्वर्ट करता है स्टेटमेंट से। तो फिर वो सुपर लेटेंसी, लो लेटेंसी, मतलब तुरंत ही रिक्वेस्ट वापस आनी चाहिए डाटा के साथ। अगर आपका डाटा अनस्ट्रक्चर है, जैसे कि ऑडियो वीडियो फाइल्स ये सारे, अगर आपको आपके डाटा को सीरियलाइज या डिसीरियलाइज करना पड़ेगा, तो इन चीजों के लिए हम नॉन रिलेशनल डाटाबेस यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग को स्केल अप भी कहा जाता है, मतलब कि हम ज्यादा सीपीयू और पावर ऐड करते हैं अपने सर्वर में। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को स्केल आउट भी कहते हैं। ये क्या करता है, हमें हमें क्या करता है, एक मिनट, स्केल अप करना, स्केल अप करने के लिए हम ज्यादा सर्वर्स को अपने रिसोर्सेज में ऐड करते हैं। तो वर्टिकल स्केलिंग में क्या करते हैं, ज्यादा पावर, जैसे कि सीपीयू ही तो मेन प्रोसेसिंग यूनिट है, तो वही सारा फास्ट होगा, तो हमारे जो भी एप्लीकेशंस होंगे वो जल्दी रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाएंगे। वहीं पे स्केल आउट में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सर्वर्स को ऐड करते हैं ताकि वो ट्रैफिक को ज्यादा इजिली मेंटेन कर सके। जब ट्रैफिक कम होगा तो वर्टिकल स्केलिंग ग्रेट ऑप्शन। वर्टिकल स्केलिंग जब ट्रैफिक कब कम होगा, जब हमने न्यूली सिस्टम को बिल्ड किया है, जब हमारे पास यूजर्स कम है। और सिंपलिसिटी क्या है वर्टिकल स्केलिंग का मेन एडवांटेज है। इसमें बहुत सारे लिमिटेशन भी है। ये क्या है, हार्ड लिमिट है, इसमें भी लिमिटेशन है। अगर हम अनलिमिटेड सीपीयू और मेमोरी एक सिंगल सर्वर में ऐड नहीं कर सकते, अगर ऐड भी करना चाहें तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा। और इसके पास फेल ओवर और रिडंडेंसी का बचने का कोई तरीका नहीं है। अगर एक मान लो हमने सिंगल सर्वर पे ही पूरा अपना सिस्टम सेटअप कर रखा है और वो सर्वर ही डाउन चला गया, तो पूरा वेबसाइट और ऐप एक ही साथ चला जाएगा डाउन। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मोर डिजेबल होता है कहाँ पे, लार्ज एप्लीकेशंस में। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन होती है छोटे एप्लीकेशंस के लिए वर्टिकल स्केलिंग की। इसलिए हमने प्रीवियस डिजाइन में यूजर्स को डायरेक्टली वेब सर्वर से कनेक्ट कर लिया था, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? अगर अगर वेब सर्वर ऑफलाइन हो गया तो हम वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इस सिनेरियो में बहुत सारे यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं और वेब सर्वर एक लोड लिमिट पे पहुंच गया। लोड लिमिट क्या है, ट्रैफिक की लिमिट होती है कि इतने सर्वर, इतने रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल कर पाएगा सर्वर, यही लोड लिमिट है। यूजर्स जनरली एक्सपीरियंस स्लोअर और फेल टू। हाँ, जब जब ज्यादा ट्रैफिक आने लगता है तो यूजर जो है फेल करने लगते हैं और स्लोअर रिस्पॉन्स आता है सर्वर से। बहुत बार सर्वर लोड नहीं लेता, तो लोड बैलेंसर बेस्ट टेक्निक है। लोड बैलेंसर क्या करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे ट्रैफिक को बहुत सारे सर्वर्स में।
सिर्फ एक सर्वर तो हम रखते नहीं है, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है। ओके। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे लोड बैलेंसर से स्टार्ट करेंगे। बाय, टेक केयर।